गुड मॉर्निंग। हमारा पहला अध्याय पूरा हो चुका है। देवसेना का गीत और कार्नेला का गीत, उस पे हमने विस्तार पे बात किया, प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। प्रश्नोत्तर का जो सामग्री होता है आप लोगों तक मैंने साझा कर दिया है। तो हमारा आज का दूसरा अध्याय होगा अध्याय 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी इससे पहले कि ये कोविड-19 के चलते हमारा जो अध्याय है उस पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ अध्याय जो है चैप्टर जो है निकाल दिया गया है। तो जो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 यानी कि गीत गाने दो मुझे, यह दीप अकेला, बनारस, ये पाठ्यक्रम से यानी कि सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो हम सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 5। तो देखते हैं हमारा ये अध्याय 5 में क्या है। अध्याय 5 में आज हम पढ़ेंगे विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता एक कम और सत्य। यानी कि इस अध्याय में हमको दो कविता पढ़ने हैं। वो जो कविता है, एक है पहला कविता होगा एक कम और दूसरा होगा सत्य। तो इन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले में ये क्या है, जो पिछले जो कविता है उनको पढ़ाते समय मैं कुछ चीज़ों को भूल गई थी बताना कि हमको क्या है परीक्षा में लेखक परिचय या कवि परिचय का प्रश्न आता है तो उनका उत्तर हमको देना होता है। 5 नंबर का प्रश्न आएंगे। तो पिछले जो है कविता है उनको मैंने चर्चा नहीं किया है। तो अगली जो आएंगे उन पर भी मैं चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है उस पे ऑलरेडी दिया हुआ है। बस इससे आपको थोड़ा क्या है शॉर्ट बना के इसका थोड़ा संक्षिप्त रूप में इसको लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का जो प्रश्न होता है तो पूरी जो पेज यहाँ पे दिया हुआ है इसको लिखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं बताना चाहूँगी जैसे कि जन्म तिथि होता है, जन्म स्थान होता है, उसका जो ये जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया, कैसे किया, कितना तक किया, वो लिखना है। उसके बाद उसका जो कार्य होता है, उन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया, ये लिखना होता है। और उसके बाद अंत में जो कि इसको क्या है जीवन परिचय एवं क्या है साहित्य परिचय क्वेश्चन प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसके लिए तो साहित्य पर जब चर्चा करते हैं तो इसने क्या क्या किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या है, उन किताब का क्या है, कुछ किताबों का जैसे 5-6 किताबों का नाम या कविताओं का, कहानियों का नाम इसका रटना पड़ता है, दिमाग पे याद रखना पड़ता है। उसके बाद उसको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से 5 नंबर के लिए जो 5 नंबर का जो है क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा क्या है ये विष्णु खरे जी का जो जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय पर थोड़ा सा क्या है संक्षिप्त में मैं प्रकाश डालती हूँ, ताकि आप लोगों को आगे चलकर दूसरा जो लेखक या कवि परिचय होता है उसको खुद से लिखने में क्या है सहायक मिल सके। अब देखो इसमें क्या है, विष्णु खरे जी के जीवन परिचय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा जन्म। ये मुख्य बिंदु है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको बनाकर आपको लिखना है। तो इसका क्या है, जन्म हुआ था कहाँ पे और कौन सा क्या है सन पर। तो अब हम बात करेंगे इनका जन्म सन 1940 में मध्य प्रदेश में हुआ। यानी कि विष्णु खरे जी का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है। अब इसकी शिक्षा पर बात करेंगे। तो क्या है इसका शिक्षा क्या है, कहाँ से ग्रहण किया इन्होंने। इंदौर से 1963 में अंग्रेजी साहित्य में यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने साहित्य यानी कि शिक्षा ग्रहण किया। क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी कि उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से अपना शिक्षा ग्रहण किया है। अब आगे कवि परिचय आता है। ठीक ठीक है, कवि परिचय का जो कार्य उसका जो जैसे जी अभी हम जन्म को देखा है, उसका शिक्षा देखा है, अभी कार्य पर हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया। यानी कि उनका कार्य है, उनका काम वो मध्य प्रदेश तथा दिल्ली में जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उन्होंने वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया, शिक्षक के रूप में वहाँ काम किया। विदेशी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया।
तो अब इसमें क्या है, इस बिंदु में आप जान लो कि विष्णु खरे जी केवल कवि ही नहीं है बल्कि वो अनुवादक भी है, वो ट्रांसलेटर भी है, क्योंकि वो विदेशी जो कविता है उसको हिंदी में अनुवाद किया यानी कि ट्रांसलेट किया है। नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे। वो नव भारत टाइम्स के क्या है जो नव भारत टाइम्स में वो संपादक के रूप में कार्य किया, यानी कि नव भारत टाइम का जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र होता है, उसमें वो संपादक के रूप में कार्य किया है। अब अंत में आता है उसकी दोहरी रचनाएं, ठीक है, रचनाएं पर प्रकाश डालेंगे। तो इस प्रकार है कविता संग्रह, उनका जो कविता संग्रह है, कुछ कविता संग्रह का नाम लिख देना है यहाँ पे। खुद अपनी आँख से, पिछला बाकी, सबकी आवाज़ के पर्दे में, ये सब उनकी क्या है कविता संग्रह है। तो इसको लिखकर ये क्या है 5 मार्क का जो प्रश्न होता है उसके लिए काफ़ी है ये उत्तर, ठीक है। अब हम सीधे कविता पर चलते हैं। आगे हम क्या है एक कम कविता पर बात करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले, इसकी व्याख्या को समझने से पहले इसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे देती हूँ। तो ये कविता जो है विष्णु खरे ने भारत के जो आज़ादी के बाद, ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में, यानी कि 1947 में भारत अंग्रेज से आज़ाद हुआ। तो उसके बाद का जो क्या है जीवन शैली है, लोगों को जीने का तरीका है, उन सब पर ये क्या है विष्णु खरे जी ने व्यंग्य तरीके से बात किया है। तो इसमें क्या है विष्णु खरे देखता है कि आज़ादी मिलने के बाद, भारत को आज़ादी होने के बाद, मिलने के बाद लोगों को इतनी तरह से वो तरक्की करते हुए देखता है, गतिशील होते देखता है, मालामाल होते देखता है, आत्मनिर्भर होते देखता है। किंतु विष्णु खरे ने उन सब को कहा है कि वो सही तरीके से, यानी कि सही ढंग से, ठीक है, ईमानदारी से, नैतिकता से वो पैसा नहीं कमाया, आत्मनिर्भर नहीं हुआ, गतिशील नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इतने तरीके से जो मालामाल हुए हैं वो भ्रष्ट रहकर अनैतिकता को रास्ता को अपना कर वो क्या है पैसा कमाया है, गतिशील हुआ है, मालामाल और क्या है आत्मनिर्भर हुआ है, और कहता है कि मैं क्या है मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं मालामाल हूँ, किंतु वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। अब वो कहते हैं कि आई आज़ादी के बाद क्या है देश जो है दो वर्ग में बंट गया है, यानी कि एक अमीर में और एक गरीब में। जो गरीब होता है वो गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो अमीर होता चलता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये कविता का रचना किया गया है। अब वो क्या है विष्णु खरे जी कहते हैं कि उस उनके लिए ये क्या है परिस्थिति में ये कहना मजबूर हो जाता है कि जो गरीब रहकर जो ईमानदार से हाथ फैलाता है, भीख मांगता है 2 पैसे के लिए, रोटी के लिए, एक चाय के लिए, तो वो क्या है विष्णु खरे कहता है कि वो इंसान जो हाथ फैलाकर भीख मांगती है, या वो औरत हो सकता है, आदमी हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, तो विष्णु खरे जी के नज़र में वो इंसान जो है सबसे ईमानदार है, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से क्या है कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ और मैं क्या है कामचोर हूँ, मैं कामचोर हूँ, मैं सब चीज़ों से तीखा चंगा हूँ, फिर भी मैं कामचोर हूँ, इसलिए मुझे भीख दे दो। तो ये कहते हुए वो अपनी हकीकत को दिखाता है, दिखाते हुए हाथ फैला के भीख मांगता है। अगर वो ईमानदार नहीं होता तो बाकी लोगों की तरह जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जैसे कि जो आत्मनिर्भर है, मालामाल हैं, उन्हीं की तरह वो भी गलत रास्तों को चुनकर, उसके पास भी बहुत सारे पैसे होते, वो भी बहुत सारे क्या है आत्मनिर्भर होते, मालामाल होते, किंतु ये गरीब जो वर्ग लोग होता है ये ईमानदारी के कारण गरीब हो गया है। कहने का अर्थ है कि जो ईमानदार होता है उनको गरीबी झेलना पड़ता है, और जो ईमानदार नहीं है, जो अनैतिकता को अपनाता है, वो मालामाल हो जाता है। और यही क्या है ये देश की जो सच्चाई ही यही है। तो अब मैं क्या है इनकी व्याख्या पर विस्तार से बात करूंगी। 1947 के बाद से
इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कहने का अर्थ है कि जैसे अभी मैंने परिचय पे बताया कि 1947 के बाद, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद मैंने इतने लोगों को इतने तरीके से, अलग अलग तरीके से आत्मनिर्भर होते देखा है, मालामाल होते देखा है और गतिशील यानी आगे बढ़ते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए, कि इतने लोगों को, के कहने का अर्थ है इतने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है गलत तरीकों से, अनैतिकता से। तो जब एक कोई आदमी हाथ फैलाता है, ऐसे स्थिति में कोई आदमी क्या है, हाथ फैलाता है, यानी कि गरीब जो भिक्षा होता है, भिखारी होता है, वो हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए। कहने का अर्थ है कि 25 पैसे के लिए, एक चाय के लिए, दो रोटी यानी कि दो वक्त की रोटी के लिए जो इंसान हाथ फैलाता है, तो जान लेता हूँ तब क्या है, विष्णु खरे कहता है कि तब मैं जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मतलब कि वो भिखारी जो है, या तो वो आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है या बच्चा हो सकता है, वो इंसान जो भी उसके सामने हाथ फैलाता है, खड़ा है, तो लगता है, विष्णु खरे जी को लगता है कि वो इंसान सबसे ईमानदार है। अब आगे के अंश को देखते हैं। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरखांची मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। आगे कभी कहता है कि वो लाचार इंसान, ठीक है, जो ईमानदारी से हाथ फैलाता है, वो ये भी मानता है कि वो लाचार है, कंगाल है या कोरी है, ठीक है, या वो भला चंगा होते हुए भी, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी वो कामचोर है। कामचोर यानी कि सुस्त इंसान, ठीक है, जो सुस्त इंसान रहता है, कुछ मेहनत करना नहीं चाहता, उसे कामचोर कहता है। तो कहता है कि मैं आपके सामने क्या है, ईमानदारी से हाथ फैलाता हूँ, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोरी हूँ। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं सब कुछ से मैं खाली हूँ, या मैं भला चंगा हूँ, या तो मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी, हाथ पैर सब ठीक ठाक है, ठीक है, फिर भी मैं मेहनत नहीं करता हूँ, लेकिन कामचोर हूँ, ये भी मैं मानता हूँ। एक मामूली धोखेबाज, या तो मैं एक मामूली धोखेबाज भी हो सकता हूँ। धोखेबाज इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन भी उनके पास गलत तरीके से धन कमाकर भी वो मालामाल हो जाते हैं। उसके लिए कमज़ोर इसलिए है कि वो उन लोगों के सामने वो क्या है, घोर नहीं कर सकती, प्रतिद्वंदी नहीं कर सकती, इसलिए वो कमज़ोर है। धोखेबाज इसलिए है क्योंकि वो ये सब गलत काम करते हुए देखते हुए भी, ठीक है, वो उन्हें रोक नहीं सकता, इसलिए वो देश के नज़र में क्या है, भारत देश के नज़र में वो धोखेबाज है। लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी से या गुस्से पर आश्रित, तो कहता है कि मैं पूरी तरह से आपकी लज्जा और क्या है, गुस्से से आश्रित हूँ। कहने का अर्थ है जैसे तुमको कोई अगर भीख मांगता है रास्ते में, कोई परेशान हो जाता है, कोई क्या है लज्जा हो जाता है, वो उसका मर्जी होता है, भीख देने वालों का मर्जी होता है कि वो दे या ना दे, यानी कि उस पर क्या है, पूरा डिपेंड होता है कि वो दे या ना दे। तो वो ये कहता है कि भिखारी कहता है कि मैं पूरी तरह से, ठीक है, मैं धोखेबाज हो सकता हूँ, कामचोर हो सकता हूँ, कंगाल, गरीब हो, लाचार हो सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तुम्हारी क्या है, गुस्से, लज्जा, परेशानी से आश्रित हूँ, तुमसे डिपेंड हूँ। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरखांची मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से।
आप मुझे कुछ क्या है कहता है कि आप मुझे भीख में कुछ दे या ना दे ये आपकी मर्जी है, लेकिन भी मैं क्या है कि इतना तो है कि मैं इतना निर्लज हूँ, निरखांची हूँ, फिर भी मैं आपकी जो होड़ है, आगे बढ़ने की जो होड़ है आप लोगों में, जो क्या है धनी वर्ग के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से होड़ लगाए रखते हैं कि मैं उससे ज़्यादा धनी हो जाऊंगी, मैं उससे ज़्यादा माला माल हो जाऊंगी। तो ये भिखारी जो है ईमानदारी से कहता है कि मैं क्या है आपकी भीख पर आश्रित हूँ, आपकी भीख से मैं क्या है डिपेंड हूँ। आप अगर मुझे भीख देंगे तो मैं खा लूँगी, भीख नहीं देंगे नहीं खा लूँगी। फिर भी मैं इतना तो तय है कि मैं ये क्या है कंपटीशन से, यानी कि ये होड़ से, प्रतिद्वंदी से मैंने खुद को हटा लिया है, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मैं तुम्हारा जो क्या है प्रतिद्वंदी होता है और हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहोगी तो भीख में कुछ दे सकते हो, अगर नहीं तो नहीं भी दे सकता है, किंतु कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। फिर भी एक आदमी से यानी कि मुझ से तुम निश्चिंत रह सकते हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मुझे भीख दो या ना दो, मैं आप लोगों के जो क्या है, जो आगे बढ़ने की जो कंपटीशन है उसमें मैं भाग नहीं लूँगी। तो मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप भीख देना चाहेंगे तो दोगे या नहीं तो नहीं दोगे। फिर भी मैं अपने आप को इस होड़ से हटा लिया है। क्यों हटा लिया है? क्योंकि वो ईमानदार है। वो नहीं चाहते कि वो सोचता है कि मैं भले ही भीख मांग कर क्या है 2 रोटी का वक़्त भीख मांग के खा लूँगी, किंतु ये क्या है देश में भ्रष्टाचार नहीं फैलाऊँगी। ठीक है? दे फैलाऊँगी, और क्या है देश में वो क्या है अनैतिकता नहीं फैलाना चाहता। इसलिए वो कहता है कि मैं भीख, अगर आप मुझे भीख दोगे या ना दोगे, फिर भी मैं ये काम में हाथ नहीं बटाऊँगी। इस भ्रष्टाचार में मैं अपने आप को शामिल नहीं करूँगी। अनैतिकता के रास्ता नहीं चुनूँगी। गलत रास्तों पर चलकर मैं पैसा नहीं कमाऊँगी, भले ही मुझे हाथ फैलाकर भीख माँगना पड़े। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर पर